Okay, Bismillahirrahmanirrahim. I'm Ala Mustafa. Welcome to another lecture of power distribution and utilization. So, up till now, we have been discussing distribution transformer, and with distribution transformer, we have been discussing various aspects of it, starting from its construction, dismantling components, and role of every component. We have now moved to the connections of the transformer. Although along with we have been discussing the classification of transformer based on the how it is uh, on mounting based on its cooling type and its phases. So all that we have discussed, and I have also shared with you the number plate actually the company place on the transformer when it will be manufactured for the end user, and to understand what how transformer is being connected and what type of insulation and cooling method been embedded, and obviously the single phase or three phase voltage that is uh, obvious from outside the from bushings of the transformer. So अभी तक जो हमने पावर डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलाइजेशन में हम पढ़ते आ रहे हैं, जिससे कि जो हमारा पावर डिस्ट्रीब्यूशन को हमने डिस्कस किया था, उसमें दो पार्ट है सब्जेक्ट के, जिसमें एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन। अब पावर डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास जो हो रहा है कि पहला पार्ट जिसमें था कि आपके पास पावर डिस्ट्रीब्यूट टू द कंज्यूमर साइड effectively as per its requirement so that he can utilize. So obviously the first part of the power in this course we have been discussing the what is how power has been distributed to the different utilizer users. मतलब जिस तरह आपके पास जो पावर यूजर्स जो होते हैं वो कोई एक तो नहीं होता कि एक जो सिर्फ इंडस्ट्री हो या सिर्फ आपके पास रेजिडुअल, बहुत होते हैं और दोनों की नीड्स अलग अलग हैं। अब इंडस्ट्री की भी फिर डिफरेंट लेवल्स हैं, किस लेवल की अब इंडस्ट्री उसकी पावर रिक्वायरमेंट्स अपनी हैं, एंड सो फार द रेजिडुअल साइड में भी कुछ ऐसे होता है कि आपके पास जो एग्जैक्ट पावर जो नहीं पता होता, मगर ये है कि हर जो यूजर होता है उसकी पावर रिक्वायरमेंट अलग होती है। जैसे कि एक घर है, उसमें आपके पास 3 एसीज हैं, उसकी पावर रिक्वायरमेंट अलग है। एक घर है, उधर सिर्फ 2 बल्ब 3 बल्ब जलते हैं और एक फैन चलता है, तो उसकी पावर रिक्वायरमेंट अलग है। सो उसके हिसाब से उनकी पावर को किसको कितनी रिक्वायरमेंट है और उसको यूटिलाइज कैसे उसको तक पहुंचाते कैसे हैं, उसमें वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द पावर, दैट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। सो उस वजह से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को पढ़ना समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब जॉब में जाते हैं आप लोग एज ए फील्ड में इंजीनियर होके जाएंगे, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से ही आपका इंटरेक्शन ज़्यादा होता है। जैसे कि आपको मिसाल तौर एक एरिया का पावर है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में आपके वोल्टेज लेवल मेंटेन होना, उसकी अपनी जो सेफ्टी के लिए सिस्टम अलग होता है कि वो अपना खुद भी सेफ रहे ट्रांसफार्मर और सेफली एक
विद इन दी एक रिक्वायर्ड लेवल को वो पावर ट्रांसफर करे टू दी कंज्यूमर। अब जाहिर बात है जब उसको ये चीज़ है तो उसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज आपका इसके बगैर पावर डिस्ट्रीब्यूशन का जो मेन काम है वो तो समझो कि अधूरा है। तो उस वजह से मैं इस पे ज़्यादा आप लोगों का ना टाइम लगा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को इस पे ज़्यादा से ज़्यादा एक विजुअल इम्पैक्ट यूजिंग द वीडियोस भी दूँ, ताकि आप लोग ना उसको एक उसको उस चीज़ की इम्पोर्टेंस को फील भी कर रहे हैं कि इसमें है कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमने इसको इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखा था। सो पहले तो हम इसमें डिस्कस करते आ रहे हैं कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफार्मर को हमने बिल्कुल स्टार्ट बेसिक से स्टार्ट किया था कि फ्रॉम द फेराडेज एंड एम्पेयर्स लॉ के what is the Faraday and Ampere's law, how it has been applied to in the transformer application, and how why transformer has been the major component throughout the power system distribution. It has major and it will be remain major. Without, you can't imagine the power system distribution because okay. And also we have discussed the AC and DC distribution system. In AC distribution system, that actually the distribution at far distance possible, it is only because of the transformer. ओके, तो इसमें हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी। तो एक थोड़ा सा हमने ओवरव्यू किया था हमने अभी तक क्या कवर चीज़ें की, ठीक, और क्या अभी तक हमें कवर करना है। अच्छा, उसके बाद फिर हमने ऑपरेशन जो देखा था, वाई कनेक्ट ट्रांसफॉर्मर्स इन पैरेलल, ठीक है, increase load, non-availability of large transformers, and increase reliability. So these all factors have been discussed detailed earlier in videos, but it's also important for you to keep revising these concepts so that they may you can understand it pretty well. So practicing and repeating with more knowledge is important to retain the information in your brain, and that helpful for your tests and interviews and for your job requirements. Okay, after these things, there is a one we have discussed the conditions for parallel operation of transformers. I will inshallah I will show you some snaps and some videos regarding how transformers are parallelly can be connected, and the condition that has been shown here uh, that you can realize and that you can watch there how it is important. Okay, when it comes to the three-phase transformers, it's one important thing that three coils. Let's assume from the three coils, when you have three things, you have so many ways to connect them, but the for electrical perspective, the important factor there are two major connections that are important. That one is called the delta, and other connection is called the star. There's a vast study has been done on this, how what is the overall impact, how it is what is the voltage on every phase, and what is the difference between the phase currents. So these two connection types are vastly been studied and have been in use since from the start of the three phase system. ओके, तो हम इसमें डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर कनेक्शन में है क्या चीज, हमें पहले ना एक चीज को ब्रेक करके पढ़ रहे हैं। तो उसका फायदा ये होता है कि पहले, क्योंकि एक चीज मिसाल और आपके अगले स्टेप पे यूटिलाइज नहीं हो रही, तो उससे पहले उस चीज को पहले पढ़ना समझना जरूरी होता है, ताकि आइडिया हो कि वो चीज जहाँ पे उसमें इस्तेमाल हो रही है वो है क्या चीज। उसके परस्पेक्टिव हमने स्टार कनेक्शन डेल्टा स्टार कनेक्शन पढ़ा। अब क्यों ये क्यों किया, क्योंकि अब
पहले हमारे पास होते थे सिर्फ सिंगल फेज होता था, उसमें एक ही कॉइल या आपके पास वो कट होती थी, तो आपके पास वो काम हो जाता था। अब क्योंकि सिंगल फेज में आपका जो पावर ट्रांसफॉर्मेशन है वो उतनी मैक्सिमम नहीं हो रही, तो आपके पास फिर एक स्टडी की गई, तो एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसमें आपके पास 3 फेजेस को एट ए टाइम कंबाइन करके ट्रांसमिट किया जाता है। मतलब डिफरेंट कंडक्टर्स में उसको एक कंबाइनली आपके पास एक पावर आता है, जिसका फायदा ये था कि आप एक बल्क अमाउंट ऑफ पावर जो है ना वो ट्रांसमिट करने के काबिल हो जाते हैं टू द यूजर। ठीक। और हमेशा जो आपको मैक्सिमम पावर जो है वो यूटिलाइज जहाँ पर भी होता है तो आपके पास ज्यादा पावर पहुंचाने की जरूरत होती है। तो obvious सी बात है, यहाँ पे फिर एक अच्छी खासी स्टडीज की गई हैं कि सिंगल फेज, थ्री फेज क्यों, और बाकी पॉलीफेज का क्या है कि हर किसी के अपने क्या कहते हैं कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो एक थ्री फेज सिस्टम एक वास्टली बीन adopted in the ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अच्छा, अब थ्री फेजेस में मतलब अगर हम आते हैं तो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन में कि ट्रांसफार्मर की स्टेज आती है, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर भी थ्री फेज है, तो थ्री डिफरेंट कॉइल्स होंगी फॉर द वन साइड प्राइमरी दैट इज कार, एंड फॉर अनदर साइड दैट इज आउटवर्ड साइड इट इज द सेकेंडरी कॉइल, वहां पर भी थ्री थ्री कॉइल्स होंगी। तो ओवरऑल आपके पास 6 कॉइल्स होंगी। अब इन 6 कॉइल्स का आपस में कनेक्शन जो है इसका बहुत इम्पैक्ट है आपके ओवरऑल पर फेज वोल्टेज और आपके ओवरऑल जो करंट रेट जो कितना आपके पास आएगा, और आपके पास लाइन टू लाइन वोल्टेज कितने बनते हैं ये सारों के। तो उसके जो दो मेजर टाइप्स के कनेक्शन हैं, एक स्टार दूसरा डेल्टा। स्टार में क्या होता है, जिस तरह नॉर्मली मैंने लास्ट लेक्चर में भी इसको एग्जाम आपको डिस्कस की थी चीजें, यूजिंग द एग्जांपल ऑफ वॉचेस, and just to make you visualize what what's mean by the coils, so and what is mean by the connection of those three coils. So we are again back to the coils. I am been showing here coils as a boxes, and actually these are not the boxes, uh, it is the collection of the a collective wire and encircled bundle of the wire at one place। ठीक है। तो उसमें आपके पास ये था कि 3 कॉइल्स में इसका एक तो स्टार कनेक्शन होगा, तीनों को आपस में उसकी साइड को कंबाइन करें, उसको एक कॉमन पॉइंट कर लें और हर एक दूसरे टर्मिनल को अलग करें, ये हमारा स्टार कनेक्शन हो गया। दूसरा तरीका ये था कि आप जो आपके पास ये जो थ्री फेजेस हैं इनको इस तरह कनेक्ट करें कि हर जस्ट लाइक हम जिस तरह नॉर्मल चीजों को कनेक्ट करते हैं एज ए चेन को, मिसाल लो एक चीजों को चेन टाइप बनाए और आकर में चेन्स को दोनों एंड्स को आपस में जोड़ दें, एंड दैट्स एग्जैक्टली द सेम प्रोसेस हैपनिंग हियर फॉर द कॉइल्स। सो हमने इस चीज को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। अच्छा, इसके फिर जो यहाँ पे जो ना वैल्यूज दी हुई हैं कि क्या क्या चीज होती है ड्यू टू दी, जैसा मैंने कहा था ना, इसके कनेक्शन की वजह से आपके पास पर फेज जो है वो उसके वोल्टेज का अलग अलग होता है। जिस तरह यहाँ पर जो पर फेज वोल्टेज आपके पास जो आ रहा है, क्योंकि इसमें जो फोर्थ टर्मिनल है ही नहीं, वो 400 थ्रू आउट जिस भी टर्मिनल से आप देंगे तो आपके पास 400 वोल्टेज आएंगे। दैट्स गुड थिंग। अच्छा, but that's not the case for the short side. Short side, there the voltage is different from line to line voltage are different, and the line to line voltage are called, जिस तरह के ये थ्री फेज में इस साइड का और इस साइड का जो वोल्टेज है ये अलग आएगा, और जो न्यूट्रल मतलब एक कॉमन पॉइंट जो हमने तीनों को कॉमन पॉइंट की इसके साथ हर वोल्टेज को अलग अलग मेजर करेंगे तो वो वोल्टेज अलग आएगा। इसको हम कहते हैं पर फेज वोल्टेज और उसको कहते हैं लाइन टू लाइन वोल्टेज। तो ये इसमें हमारे हमारे पास है ना दो लेवल ऑफ वोल्टेज मिल गई, इसमें आपके पास है एक ही वोल्टेज। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांस, अच्छा ये सारी चीजें क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब इससे हमारे पास ना एक आगे टॉपिक जो जिसको आज हम डिटेल में डिस्कस करना है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है वेक्टर ग्रुप। ठीक है। अब वेक्टर ग्रुप का डायरेक्टली कनेक्शन ये है, वेक्टर ग्रुप है क्या चीज। ठीक है। अब ये हो गया स्टार और डेल्टा। अब सवाल ये बता होता है कि आपके पास जो
थ्री फेज सिस्टम है, क्योंकि ट्रांसफार्मर की जो वर्किंग प्रिंसिपल वगैरह को हम देखते हैं, तो वो वहां पर आपके पास जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है सेकेंडरी, इनका इम्पैक्ट पड़ता है आपकी किस तरह के कनेक्शंस लगे हुए हैं। बिजाय तो ये डेल्टा और वाई हो गया, मगर इसमें भी अंदर आपके पास फिर डिफरेंट कनेक्शंस की नेचर है, वो कैसे होते हैं आप उसको हम अगले में करते हैं डिस्कस। दैट्स कॉल्ड द वेक्टर ग्रुप। ठीक है, तो वेक्टर ग्रुप में है क्या, द वेक्टर ग्रुप इंडिकेट्स द डिफरेंसेस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स। मतलब जो आपके पास है, अब यहाँ तक तो बात सिंपल समझ में आती है कि अब यहाँ पर मिसाल तौर जो आपने वोल्टेज भेजा था, उसका जो कुछ ना कुछ फास्ट फेज है, जो और इस साइड का जो आप वोल्टेज है, इसका भी कुछ ना कुछ फेज होगा एट ए गिवन टाइम। मतलब एक एक सिंगल इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर इन दोनों की वेव फॉर्म्स निकालेंगे, तो इन दोनों के वेव फॉर्म में डिफरेंस आएगा। दैट डिफरेंस is due to the connections of the windings, and that's called the, that is indicated by the vector group। अब मिसाल तौर मुझे कैसे पता चलेगा कि ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उसमें इन दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी के दरमियान कितने लेवल का वोल्टेज, उन दोनों के जो वोल्टेज है इनके दरमियान प्राइमरी और सेकेंडरी के फेज डिफरेंस कितना है। एंड वो इम्पोर्टेंट है जब आप पैरेलल ऑपरेशन करते हैं, ट्रांसफार्मर को कनेक्ट कर रहे होते हैं, तो ये सारा उसके लिए इम्पोर्टेंट है। अब जैसे जैसे आगे जाएंगे तो मजीद चीजें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, अब जिस तरह हमने कहा था कि ये इंडिकेट करता है आपके पास जो फेज है, फेज को जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स के दरमियान जो फेज डिफरेंस है उसको इंडिकेट करता है। और अगेन यही बात जो स्लाइड्स में आपको इस पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया हुआ है कि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द वेक्टर ग्रुप ऑफ द ट्रांसफार्मर बिफोर इट इज बीइंग डिप्लॉयड समवेयर। ठीक है, अब अब जो ट्रांसफार्मर की जो हमने एक पहले दफा मैंने आपको जब देखी थी वीडियोस दिखाई थी, जिसमें एक न्यू ट्रांसफार्मर की जो नंबर प्लेट है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन थी, उसमें ये एक इंफॉर्मेशन थी वेक्टर ग्रुप, जो कि अब हम जिसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो अब वेक्टर ग्रुप को फिर इंडिकेट कैसे किया जाता है या इसको शो कैसे किया जाता है नंबर प्लेट में, या इसको हम किस तरह आइडेंटिफाई किए जाते हैं, उसका एक मेथड है। ठीक है, अब उसको मेथड को हम समझते हैं, वो मेथड इसको कहते हैं, वो ये इस तरह। अब यहाँ पर जो है इस तरह कुछ किया हुआ है कि ट्रांसफार्मर की जो हमेशा जो दो साइड होंगी ना, एक होगी प्राइमरी दूसरी होगी सेकेंडरी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होता है आपका वो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कहता है, तो इसको क्या जाता है, इसकी हाँ हाई वोल्टेज साइड कहा जाता है, उसको लो वोल्टेज साइड कहा जाता है। इन सम इन ऑफन बुक्स रिफर्ड एज हाई वोल्टेज साइड एंड लो वोल्टेज साइड। ठीक है, तो अब हाई वोल्टेज साइड का जो होता है, इसको पहले इंडिकेट किया जाता है क्योंकि ये प्राइमरी यहाँ पे इनपुट दिया जाता है, और जो सेकेंडरी साइड है जिसको लो वोल्टेज साइड कहा जाता है, उसको सेकंड टर्म प्राइमरी के बाद शो किया जाता है। अब जिस तरह यहाँ पर ना एक लिखा हुआ DY11, अब मैं इस पूरे डिटेल में आपको ये समझाऊंगा 11 कैसे आया, डी का मतलब क्या है, वाई का मतलब क्या है। अब यहाँ पे जो डी का मतलब है हाई वोल्टेज साइड वाइंडिंग जो डेल्टा में कनेक्टेड है, डी फॉर डेल्टा, एंड इट इज द फर्स्ट लेटर, इट मींस इट्स फॉर द प्राइमरी साइड। अगर डी है तो इसका मतलब है जो प्राइमरी साइड है वो डेल्टा में कनेक्टेड है। एक थ्री फेज ट्रांसफार्मर आपके सामने आया है, तो उसकी जो प्राइमरी साइड है वो अब कनेक्टेड है डेल्टा में। तो पहला कीवर्ड से हमें ये पता चला। दूसरा जो है, जो दूसरी साइड जो कनेक्टेड है, वो जिसको हम दूसरा कीवर्ड जहाँ पे वर्ड है जो लेटर है वो वाई। अच्छा, वाई इंडिकेट, वाई फॉर द स्टार, जिसको हम वाई भी कहा जाता है। ठीक है, स्टार कनेक्शन और वाई कनेक्शन। ठीक है, तो वाई फॉर द स्टार कनेक्शन, तो इसके मीन्स के आपके पास जो वाई जो है वो सेकेंडरी साइड पे। अच्छा, अब 11 क्या शो करता है, अब वो उस चीज को समझने के लिए मैं पूरी डिटेल को आता हूँ, मगर एक बात, एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि भाई ये डेल्टा में है ये वाई में है, जहां तक तो बात समझ में आई, मगर इन दोनों के दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, क्योंकि आपके पास जो फेज का पूरे साइकिल जो है वो 0 से लेके 360 तक है। मतलब इन दोनों के दरमियान 0 से लेके 360 तक कोई भी डिफरेंस हो सकता है वोल्टेज का, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, हम यही कह रहे हैं ना कि प्राइमरी और सेकेंडरी साइड की जो वोल्टेज डिफरेंसेस हैं, जो
वोल्टेज डिफरेंसेस तो ऑब्वियस ही हैं क्योंकि वो प्राइमरी हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज, मगर मेरा मतलब यहाँ पे वोल्टेज फेज जो उन प्राइमरी और सेकेंडरी के जो फेजेस डिफरेंस है उसको हम वेक्टर ग्रुप से इंडिकेट करते हैं। फिर डिफरेंस तो कोई भी हो सकता है, मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड आर इधर 10 डिग्री सेंटीग्रेड 15 डिग्री सेंटीग्रेड, although it's not that so random, मतलब इतना रैंडम नहीं है कि हर किसी का अलग है, वो कुछ एक फिक्स लेवल्स हैं, मगर कोई भी हो सकता है। तो उस चीज का जो लेवल्स है ना वो इंडिकेट किए जाते हैं यहाँ पर 11। अब 11 को समझने के लिए मैं आपको पूरा उस पे वाइंडिंग्स पे लेके जाता हूँ, ठीक है। ओके, सो अभी जो मैं आपके पास शेयर कर रहा हूँ ये आपके सामने एक स्टार वाइंडिंग। अब जिस तरह मैंने आपको जो पहले डिस्क्राइब किया कि भाई स्टार है क्या चीज, ठीक है। अब स्टार को हमने डिस्क्राइब किया कि भाई 3 कॉइल्स हैं, ठीक, उन तीनों कॉइल्स को आपने कनेक्ट कर दिया, वन साइड इज कॉमन एंड अदर इज कॉल्ड एंड अदर साइड्स आर ओपन एंड दैट्स इज कॉल्ड स्टार कनेक्शन। गुड। अच्छा, अब जिस तरह फेजर डायग्राम हम पढ़कर आए हैं, जो आपके पास वाइंडिंग्स हों, तो अब ये तो जहाँ पर इन वाइंडिंग्स में एक तो तरीका ये है कि जिस तरह इसको मैंने आपको कनेक्ट करवाया, जिस तरह ये आपके पास इसको फोकस करें, कनेक्ट हुआ है कि इन तीनों को कॉमन किया, ये न्यूट्रल पॉइंट निकल गई और ये 1 2 3, ठीक है। आप आपने जो प्राइमरी साइड ऑफ जो मतलब डेल्टा जिस साइड पे भी कनेक्टेड है, अभी हम उससे कंसर्न नहीं है कि प्राइमरी साइड है या सेकेंडरी साइड, और अभी हम सिर्फ उससे कंसर्न है कि आप जो है जो क्या कहते हैं कि डेल्टा के किस तरह और स्टार के किस तरह डिफरेंट वे से आप उन 4 टर्मिनल से वो कनेक्शंस ले सकते हैं। तो एक तरीका तो ये हो गया कि आपने एक सिंपल वे में तीनों को कनेक्ट किया और स्ट्रेट फॉरवर्ड उन तीनों से कनेक्शंस ले लिए, ठीक है। अब इसको अगर फेजर डायग्राम में निकाले हैं तो आपके पास जो बनेगा वो है ये एक मिसाल दो। अब इधर नाम दिया हुआ है एक A1 B1 और C1 को उसमें शो किया हुआ है, ठीक है। तो अब सपोज करें कि ये फेज 1 A1 A2 और A3 एंड W फॉर द वाइंडिंग। तो ये वाइंडिंग 1 है, ये वाइंडिंग 2 है, ये वाइंडिंग 3 है एंड सेम इज हेयर। तो अब यहाँ पर आपके पास जो वाइंडिंग्स की और जो फेजर जो इसका एक्चुअल में है डायग्राम, उन दोनों सेम में है, ठीक है। मतलब जिस तरह हम ये कनेक्ट किया है वैसे ही कनेक्टेड है। अब मेरे पास क्या होता है, अब मैं क्या करता हूँ, बजाय इसके वन एक कनेक्शन यहाँ लूँ, दूसरा यहाँ लूँ, तीसरा यहाँ से लूँ, जिस तरह एक नॉर्मल ओरिएंटेशन थी वाइंडिंग्स की। अब मैंने क्या किया, ये जो दो कनेक्शन हैं 1 और 2 को, इसको B1 और C1 के दिया और इसको मैंने यहाँ से ले लिया कनेक्शन। तो इसका इम्पैक्ट यहाँ पर क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो वाइंडिंग पहले हमने 1 की हुई थी ये वाली, ठीक है, जो वाइंडिंग 1 थी, अब वहां पे 1 की जगह क्या आ गया है, 3, वाइंडिंग 3 आ गई है। ऐसी है ना, मतलब आपके, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे यूं करता हूँ, ये A1, ये B1, ये C1, ABC इज फॉर 3 डिफरेंट फेजेस, हमने इसको नाम दे दिए, ठीक है। अब ये 3 कॉइल्स को ये कनेक्टेड है, ठीक। अब इसको क्या करते हैं हम, अब समझो कि ये है ये तो मैंने, ठीक है, इसको करते हैं W1। मैं इसको ना थोड़ी सी साइज कम कर देता हूँ,
और ये W2 आई होप कि क्लियर नजर आ रहा होगा यकीनन आपको। अगर नहीं भी है तो ठीक है, आप इसको समझ लेंगे ये W1 W2 W3। अब क्या हुआ, अब ये हो रहा है कि मिसाल तौर आप जो है जो W1 था उसी से उसको ही आपने A1 कर दिया, उसी को आपने W2 को B1 कर दिया और W3 को C1 कर दिया। इसको इज ए फेजर डायग्राम में अब दोनों एक दूसरे के साथ, मतलब जो W1 है वही आपके जो है फेजर है, तो दोनों सेम ही होंगे, ऑब्वियसली बात है, कोई डिफरेंस नहीं होगा। अब इसके बरक्स आप क्या करते हैं, W1 को एज ए आप जो कर देते हैं B1, मतलब इसको सेकंड कॉइल कर देते हैं, और W जो क्या कहते हैं कि ये जो हो आपके पास 2 है, इसको आप कर देते हैं C1, एंड इसको जो 3 थी इसको 1 करके आपने इसको एज ए किया। तो इसका मतलब है जो इसका ओरिजिनल फेज था और जो आपने इसको कनेक्शन यहाँ से लिया, यहाँ पर दोनों में फेज डिफरेंस आ जाएगा। अब फेज डिफरेंस जो आता है वो इसका मतलब ये हुआ कि जो W1 यहाँ पर था पहले, अब उसकी जगह W3 को आप एज ए A1 ले रहे हैं, ऐसे ही हो रहा है ना। पहले आप जो A1 ले रहे हैं वो W1 को ही ले रहे हैं, तो दोनों नॉर्मल कंडीशन में 0 है। इसका मतलब है इन दोनों के दरमियान डिफरेंस जो है वो 0 है, आपने 0 कर दिया, गुड हो गया, ठीक है। अब आपने क्या किया है, जो W1 की जो A1 है उसको W3 ले लिया, जो कि एक्चुअली में यहाँ पे ये कॉइल थी पहले, वो W3 हो गई, और जो आपका W1 है वो जो वहां पर रिप्लेस हो गया, ठीक है, और आपके पास पूरा शिफ्ट हो गया। अगर इसको कनेक्शन हम यहाँ पे देखें तो कुछ इस तरह के कनेक्शन बनते हैं। तो इसमें आप अगर नोट करेंगे तो W1 जो कि पहले आपके पास एज ए A1 था, अब W1 जो है अब एज ए B1 के तौर पे काम कर रहा है, तो वो यहाँ पर आ गया। तो इन दोनों के A1 और W1 के दरमियान एंगल निकालेंगे तो कुछ इस तरह का बनेगा, और ये जो एंगल है ये बन जाएगी आपकी 120। 120 के थे 90 तो ये होता है, और ये जो इधर जो डिफरेंस होगा वो 30 का है, सो ये हो गया आपके पास 120 का डिफरेंस। अच्छा, अब यहाँ पे इसको Y4 क्यों हम लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपके पास अगर इसको आप जो नोट करें इसको एक क्लॉक के फॉर्म में देखें, तो आपके पास जो ये नजर आएगा वो एज ए 4 ओ क्लॉक नजर आएगा। तो इस वजह से इसको Y4 लिखा जाता है, क्योंकि इसको ना आपको मैं वीडियोस भी दिखाता हूँ, उसमें काफी जगहों पे इसको एज ए शो किया जाता है आपके क्लॉक में, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, इजीली अंडरस्टैंडिंग, तो इसको 4 ओ क्लॉक इस वजह से कहा जाता है। अच्छा, अब सेम इसी तरीके से अब यहाँ पर आ जाएं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप जो है बजाय, अब जो आपने पहले जो फर्स्ट कॉइल थी उसको B1 कर दिया था, और सेकंड कॉइल को आपने C1 कर दिया। अब आप फर्स्ट कॉइल को C1 कर दें, और जो सेकंड कॉइल है उसको A1 कर दें, और जो थर्ड कॉइल थी उसको एज ए B1 के तौर पे लें। मतलब अब जो एक्चुअल में आपकी जो वाइंडिंग्स हैं वो यूं देखें कि आपकी जो पहले वाली A1 और यहाँ पर जो हम काम कर रहे हैं ना वो यूं इस तरह कुछ कर रहे हैं, तो ये जो आपके पास है ना A1 B, और ये A1, ये C1 और ये B1, ये तीनों अपनी जगह पे कांस्टेंट है, मतलब ये फिक्स है एक जगह, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, पहले तो सीधे सीधे कनेक्शन, जो W1 को आपने W1 से A1 लिया, W2 से B1 और C1, सो सीधे सीधे सिंपल लिया, तो उस वजह से दोनों को आपस में पैरेलल सिंपल लाए। अब क्या हुआ कि आप क्या कर रहे हैं, बजाय इसको, ये देखो अब हम नॉर्मल कर सकते हैं ना कि भाई मैं इसको क्यों लूं एज ए A1, मैं इसको ले लेता हूँ। तो इसी तरीके से आपने क्या किया, अभी जो है ना C1 को आपने ले लिया,
ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने ले लिया जो है ना इसको बजाय पहले वाली कॉइल को एज ए B1 लिया, इसको बी C1 लिया, तो इसमें ये किया। अब इस तरह लेने से, क्योंकि हर असल में ये डिफरेंस इसलिए आता है कि हमें पता है हर जो फेज है ना वो एक स्पेसिफिक एंगल पे काम कर रहा है। अगर आप नॉर्मल स्ट्रेट फॉरवर्ड उधर से कनेक्शन लेंगे तो वो आपको वही मिलेगा, मगर आप अगर उसको अपनी मर्जी से डिफरेंट करते हैं तो उसका ओवरऑल जो फेज है उस पर डिफरेंस पड़ता है, और वही फेज जो है हम उसको शो कर रहे हैं यहाँ पर यूजिंग दी फेजर डायग्राम। अच्छा, अब आपने जब A1 कॉइल को, फर्स्ट कॉइल थी, उसको C1 करके लिया, तो अब उसका ये हुआ कि A1 जो है वो वहीं पे रहा। अब आपने जो ये W1 जो कॉइल थी पहले वाली, उसको जैसे C1 लिया, तो ये नोट करें, C1 पे आपने लिया है फर्स्ट कॉइल से, क्योंकि हम अभी तक उस फर्स्ट कॉइल को ही देख रहे हैं। और आपने जो ये जो कनेक्शन है थर्ड कॉइल को एज ए B2 लिया, थर्ड कॉइल को एज ए B2 लिया, तो बाकी रिमेनिंग जो सेकंड कॉइल है उसको एज ए A1 लिया। तो अगर आप इसको नोट करें तो आपके पास अभी जो सिस्टम बना है वो कुछ इस तरह हुआ कि A1 तो अपनी जगह वही हम एज ए रेफरेंस के तौर पे में ले रहे हैं। अब हम सिर्फ A1 का जो फर्स्ट फेज का वोल्टेज देखें तो वो अब W1 के रेफरेंस से वो क्या आ गया, वो आ गया है आपके पास A1 कहाँ पे आ गया, जहां पर पहले C था। तो आपके पास आपने A1 लिया है यहाँ से W1 कॉइल से, और W1 कॉइल का क्योंकि जब इस तरह उसको सॉरी A1 आपने लिया है, ये जो W1 कॉइल है वो आपकी हो गई है C1 के लिए, और जो W3 जो थी आपकी जो W2 थी आपकी, एक मिनट, असल में ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपको इसके कनेक्शन समझ में आ जाएंगे ना, फिर कोई जिस तरह के भी कनेक्शन होंगे वो समझ में आ जाएंगे, इस वजह से मैं इस पर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये डायग्राम बहुत अच्छी डिस्क्राइब्ड है, और इस वजह से मैं इसको ना आप लोगों के पास उसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि क्लियर हो। ठीक, हम जो अभी बात कर रहे थे, अब देखो ये जो आपके पास कॉइल्स, इसको हमने डिस्कस कर लिया। अब ये A1 तो वही हो गया। अब W जो A1 आपका जो है अब ले रहे हैं वो W2 से ले रहे हैं कॉइल से। ठीक है, और इसका जो एंगल है आपका जो बनेगा W1 कॉइल के साथ वो 120, मगर ये जो क्लॉकवाइज थी ये एंटी क्लॉकवाइज बनती है। ठीक है, अब एंगल कितनी भी बनते हैं, मेन इंपॉर्टेंट चीज है इसको अगर आर सैंपल में हम देखेंगे तो ये आपके पास नजर आएगी जस्ट लाइक एटो क्लॉक। इस वजह से इसके कनेक्शन को हम कहते हैं Y8। ठीक, अच्छा, ये तो कनेक्शन हो गया कि आपने सिर्फ कॉमन पॉइंट तीनों की कॉइल्स की जो सेम रखी है। ठीक है, और आपने सिर्फ जो तीन डिफरेंट वे से आपने यहाँ से कनेक्शंस लिए हैं। तो अब ये तो हो गया यहाँ तक बात क्लियर। सवाल पैदा ये होता है, क्या हम कॉमन पॉइंट जो है इस साइड वाली को लें, मतलब जो तीनों कॉइल्स की यहाँ साइड वाली इसको हम कॉमन लें, और अगेन इस साइड वाले जो पॉइंट्स हैं उसको एज ए हम जो है लें, क्या कहते हैं, हमारे जो एज ए फेजेस टर्मिनल्स लें। तो इस केसेस में हमारे पास क्या होगा, तो उसमें फिर हमारे पास कनेक्शन कुछ इस तरह के बनते हैं जो कि आपके सामने रेफरेंस हमने जो लिया हुआ है वो अगेन A1 A2 को फिक्स किया हुआ है, सिर्फ कॉइल्स को हम चेंज कर रहे हैं तो वो हमारे पास अभी चेंज होती जा रही हैं। ओके, सो अभी जो हमने किया था, एक मिनट, हाँ, सो अभी हम जो डिस्कस हमने किया था कि अब उस साइड वाले जो टर्मिनल्स थे उसके एक साइड वाले ने अब दूसरे साइड वाले के जो हम हैं उनके टर्मिनल्स को कॉमन कर दें, और इस साइड वाले जो टर्मिनल्स हैं आपके पास उसको एज ए क्या कहते हैं कि पर फेज लें। अगेन उसमें वही केस होगा जो पहले वाले में होगा, A1 AB A2 जो है उसमें आपके पास जो डिफरेंट ओरिएंटेशन के साथ ले सकते हैं।
तो उसका फिर अलग अलग इम्पैक्ट आएगा। ये कनेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी साइड सेकेंडरी साइड के जो आपके पास कॉइल्स, अभी उस केसेस में भी हम आएंगे आएंगे तो उसमें ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक, अब इस तरह 600 कला का मतलब क्या हुआ कि 180 डिग्री फेज शिफ्ट जब होगा उसको 600 कला करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम आर में देखते हैं कि समझो कि ये आर है, ये मिनट का कांटा है, तो इसको अगर देखें तो 6 बजते हैं, तो उस वजह से इसको हमने इसको नाम दे दिया 600 कला। ओके, ये पूरा ही मिल गया। A1 C1। ओहो, ठीक है। अब आपके पास इसमें जैसे इस साइड को हमने लिया और साइड से किया, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने जो कनेक्शन है वो 180 डिग्री फेज हो जाते हैं। ठीक है, ये ऐसे ही है जिस तरह आप बैटरी पे एक हम करते हैं ना कि जो आप इसको ऐसे समझें, जिस तरह आप डीसी पे करते हैं। अब क्योंकि जो समझाने के लिए सिर्फ कर रहा हूँ यहाँ पर, कि ऐसे ही है जैसे आप जो है पॉजिटिव और नेगेटिव करते हैं। अगर टर्मिनल इधर लगाएं तो आपके पास पॉजिटिव वोल्टेज आएगा, अगर इसको रिवर्स कर दें, नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव कर दें, तो आपके पास वही वोल्टेज आएगा, वो माइनस में आता है। माइनस एक्चुअली में होता क्या है, माइनस का इन टर्म ऑफ फेजेस में मतलब होता है आपका जो है वो क्या कहते हैं 180 डिग्री फेज शिफ्ट होता है। ठीक है, तो अब ये एग्जैक्ट सेम काम यहाँ पर हो रहा है, 180 फेज डिग्री शिफ्ट, क्योंकि हमने ये जो टर्मिनल कॉमन लिए थे, अब समझो कि ग्राउंड इस साइड को ले लिया और उस साइड दूसरी साइड को हमने एज ए पर फेजेस लेना शुरू कर दिया। तो अब ये हमारा हो गया, क्या कहते हैं इसको, 180 डिग्री फेज शिफ्ट। क्यों? क्योंकि अब जहां से हम जो W1 जो था, अब बिल्कुल पहले वाले के से अलाइन है मगर रिवर्स डायरेक्शन में। अगर इसको यूं कहूं तो ये इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में है, और वेक्टर डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से हम देखें तो ये 180 डिग्री फेज शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो ये तो बात हो गई क्लियर। अब इसी में भी अगेन जो पहले वाली कॉइल हो उसको थर्ड कॉइल को हम एज ए वन लें और बाकी दो को B1 C1 करें, तो उसमें फिर आपके पास वही जो है ना 80 डिग्री का डिफरेंस आता है। और इसको अगर हम आर के कांटे में देखेंगे तो ये जस्ट लाइक 10 ओ क्लॉक नजर आएगा, इस वजह से इसको हमने Y2 का नाम दिया है और Y10 का नाम दिया है। अच्छा, सिमिलरली इसमें फिर जो शिफ्टिंग आप करें किस तरह के, टू जो पहले एज ए C1 के तौर पे हमने लिया था, अब वो एज ए A1 के तौर पे लें और इसको एज ए B1 के तौर पे लें और फर्स्ट को एज ए C1 के तौर पे लें, तो आपके पास जो फेजर डायग्राम बनेगी उसमें अगर आर में देखेंगे तो उसको हम कहते हैं 2 कलर फीट नजर आएगा, तो उसकी वजह से इसको हम कहते हैं Y2। अच्छा, अब आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ ये देख लें कि अगर ये आपके पास, ये तो हो गया क्या कहेंगे सिंपल जो वाइंडिंग्स को आपने देखा है। ट्रांसफार्मर में तो दो साइड्स होती हैं और दो टाइप्स के कनेक्शन। अभी तो हमने जो देखा है ना वो सिर्फ था वायर का, इस तरह इतनी कनेक्शन है। अगर इसको मैं देखूं एज ए फिर सेम जो है ना 6 वेज ऑफ कनेक्शन टू द डेल्टा। अब डेल्टा को इस तरह कनेक्ट करते हैं तो डेल्टा के भी जो आपके पास कॉइल्स कनेक्टेड होंगी कुछ इस तरह की कनेक्टेड होंगी। ठीक है, तो आपके पास हर डेल्टा एंगल का एक अलग अलग फेज वोल्टेज बनेगा और उस हिसाब से उसको हम नाम देते हैं जो क्या कहते हैं Y D1 D5 D9 D11 3 एंड D11। ठीक है, अच्छा, अब इसको भी मैं डिस्क्राइब करता हूँ कैसे। अगेन वही डेल्टा जो है इस तरह कनेक्टेड होगा। अब सपोज करो आपके पास जो है ये 3 कॉइल्स हैं,
ठीक है, ये 3 कॉइल्स हैं। अब तीनों कॉइल्स को ये हो गई W1, ये W2, ये W3। अब इनिशियल फेज आपने लिए, इसको एज ए क्या कहते हैं कि